नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम एमसीक्यू से रिवीजन कर रहे हैं और आज 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे इसमें, जिसमें 1937 के मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ प्रांतीय चुनाव के बाद, वहाँ से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, हर साल इससे किसी भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और प्रीवियस वीडियो जरूर जाकर देखना। इससे पहले के वीडियोज़ के लिंक आप पूरा प्लेलिस्ट में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके हिस्ट्री का वीडियो जरूर देखना। इसके अलावा ज्योग्राफी, साइंस, इन सब के वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? मध्य प्रांत, मद्रास, बिहार और पंजाब। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कहाँ पर नहीं मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस को। इसको मैं पढ़ देता हूं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 से प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांत मद्रास और 65% मत मिला था, बिहार और मध्य प्रांत एवं बरार और संयुक्त प्रांत, इन सब में पूर्ण बहुमत मिला, उड़ीसा में, है ना। और उसके बाद से कांग्रेस बम्बई, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रह गई थी। कहाँ कहाँ पर? बंगाल, पंजाब और सिंध में सबसे बड़ा दल नहीं बन पाई थी कांग्रेस। और अगला है कि जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांत मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई और उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित कर दी। ये 6 प्रांत के नाम आप लोग याद रखना: मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई और उड़ीसा में अपनी सरकार गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोग के साथ मिलकर मंत्रिमंडल गठित की थी। अगला है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला है 1935 का अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बंगाल में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 प्रांतों में उसने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। 5 प्रांतों में सरकार बनाई थी, 6 प्रांतों में, वैसे 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए। सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। प्रांतों विचार कीजिए, उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बन पाया था। ये पूछ रहा है। मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल और पंजाब। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 और 4। 3 और 4 में कौन कौन से थे? बंगाल और पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बन पाया था। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला? फिर से पूछा है उसी क्वेश्चन को, इसका आंसर हो जाएगा, इसको पढ़ देता हूं मैं। 1937 के निर्वाचन कांग्रेस को बम्बई और असम दोनों प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, बम्बई और असम। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल में नहीं सरकार बना पाई थी। 1937 में 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे, है ना, लेकिन 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था: मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोग के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए थे। 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पढ़ देता हूं मैं। 1937 के प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों में मद्रास, बिहार और इन सब में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। और कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल से वंचित रह गई। जुलाई 1937 तक 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। तो यहाँ पर क्या पूछा है? तो 6 प्रांत हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पंजाब में नहीं गठन हुआ था। 10वां 1935 का अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल क्या था? कार्यकाल पूछा है, कितने माह तक रही? क्योंकि आपको याद है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो हमसे बिना पूछे हमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था, तो उस समय कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 28 माह तक मात्र चला था। 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि हमसे बिना पूछे ही, बिना स्वीकृति के हमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था। और जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को 1939 के दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था कि कांग्रेस से हमें मुक्ति मिल गई है ना।
1937 में प्रांतों मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 महीने मात्र चला था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 1939 के दिसंबर महीने में मनाया था, 22 दिसंबर को। देखो 22 अक्टूबर को कांग्रेस ने इस्तीफा दिया है, 22 अक्टूबर को, और 22 दिसंबर को उसने मुक्ति दिवस मनाया। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? किस कार्यकारिणी कमेटी में? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937 में भू स्वामित्व को खत्म करने का निर्णय लिया था कांग्रेस ने। इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकार द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकार के चंगल से बचाने और सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए थे। 14/1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? रफ़ी अहमद किदवई जी को सौंपा गया था। 1937 से संपन्न प्रांत विधानसभा चुनाव में यूपी संयुक्त प्रांत 228 में से 134 पर कांग्रेस सफलता मिली थी। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। देखो उस समय क्या होता था ना, भारत के अलग अलग राज्य जो थे, उत्तर बिहार, बंगाल, इन सब में मुख्यमंत्री पद नहीं कहा जाता था, उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, क्योंकि अंग्रेज मानते थे सब अलग हो जाएंगे टूट के एक दिन। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री पहली बार कौन बने? गोविंद वल्लभ पंत। और कानून और न्याय मंत्री बने थे कैलाश नाथ काटजू, जबकि वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। 15 नंबर है कि केंद्र शासित प्रदेश कांग्रेस शासित प्रदेश में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। नीचे दिए कूट से सपोर्ट से सही कालक्रम का चयन करना है आपको, इसको सीक्वेंस में लगाना था। 1 2 3 हो जाएगा। अब इसको मैं पढ़ देता हूँ। पीरपुर रिपोर्ट आई थी 1938 में, शरीफ रिपोर्ट आई थी 1939 में, फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल 1939 में आई थी रिपोर्ट। तो 38 मार्च और 38 है, दूसरा है मार्च 39 और तीसरा है दिसंबर 39 में मुस्लिमों से संबंधित ये रिपोर्ट बनाया गया था कांग्रेस के काल में। अगला है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939, सबको पता होगा ये, सुभाष चंद्र बोस वाला। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का हरिपुरा, गुजरात में है हरिपुरा, अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। और पट्टाभी सीतारमैया किन की तरफ से कैंडिडेट बनकर खड़े हुए थे? तो गांधी जी की तरफ से खड़े हुए थे, और गांधी जी के समर्थन के बावजूद भी ये चुनाव हार गए थे। सुभाष बोस जीत गए थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 से सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 से सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है ये पूछा है। तो देखो 1939 में जब इनको पट्टाभी सीतारमैया को हरा कर ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन विरोध के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि गांधी जी के सदस्य थे, गांधी जी का कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया थे। त्रिपुरी कहाँ है ये पूछा है आपसे। त्रिपुरी संकट जो हुआ था ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश। ओके, और 1337 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीत गए थे सुभाष बोस। तो त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी कांग्रेस में, त्रिपुरी अधिवेशन में 1939। अगला क्वेश्चन है कि और जब पट्टाभी सीतारमैया भी नहीं बने और सुभाष बोस ने इस्तीफा दे दिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, है ना। सुभाष गांधी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो 1939 हो जाएगा। 38 में कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा में हुआ था, गुजरात में। 1939 जबलपुर त्रिपुरी में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया, पी सीतारमैया। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, त्रिपुरी कांग्रेस में हराया था, त्रिपुरी में हराया था 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? ये पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी जो थे, दक्षिणपंथी गुट में कौन आते थे? गोविंद वल्लभ पंत जैसे नेता आते थे। तो पूछा है कि किस प्रश्न पर इंगित हो गया था इनका झगड़ा? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन,
देसी राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रति रुख, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो किस मुद्दे पर विवाद रहा था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर विवाद रहा था। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाएं, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचार के लोग हो, परंतु वे अपने कार्य समिति घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करें, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करें। वामपंथी पर गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध में को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? तो ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसका आंसर सी होगा। देसी रियासतों पर अब हम आ गए हैं। आपको पता होगा देसी रियासतों से संबंधित क्वेश्चन पूछता है और सारे पूछे हुए क्वेश्चन ये 1927 से बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी बहुत बार पूछा है। तो ये भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारने के लिए बनाया गया था उसको, बटलर कमेटी को 1927 को। इसको याद रखना क्योंकि ये पूछ सकता है सीक्वेंसिंग में भी। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है और इसमें कुछ पढ़ने को है नहीं। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था? तो 1927 में ही किया गया था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, मैं इसको पढ़ देता हूँ। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राम मेहता, मनीलाल कोठारी, जी.आर. अभयंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, तो बीपीएससी का 1995 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में कौन 1939 से भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रहे थे? अध्यक्ष थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे 1939 में। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 से भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। अगला है कि भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? सबसे ज़्यादा किस सन में हुआ रजवाड़ों का विलय? तो सबको पता है 1947 में सरदार पटेल जी ने किया था, 1947 में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वो कौन थे? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सरदार पटेल। अन्य रजवाड़ों के भारत विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? तो आपको पता है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन तीनों का विवाद हुआ था। अगला है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? ये बीवीआई क्वेश्चन हो गया है क्योंकि अब 370 हटाने के बाद ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। 26 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1948, 26 अक्टूबर 1947, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 7 का आंसर दिया है सी, यानी कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग बना था। 26 अक्टूबर 1947, इसको याद रखना आप लोग। 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं और इसकी कहानी तो सबको पता ही है। शेख अब्दुल्ला को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया गया था। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना शुरू कर दिया था। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए योजना सामने रखी थी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? किसने रखी थी ये? तो इसका हो जाएगा पंजाब। पंजाब ने रखी थी। IAS 2000 का क्वेश्चन है ये। भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की। केतनु सरदार पटेल के प्रयासों से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया, है ना। और फिर पंजाब से हिमाचल को अलग किया गया। फिर बाद में हिंदी भाषी राज्य हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया और फिर पंजाब सिख बहुल और पंजाबी भाषा राज्य बन के रहा। 9वां है निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते पर पक्षधर था? स्टैंड स्टील का। तो कौन थे इसमें? हैदराबाद था, लेकिन बाद में उसको सैन्य उसके द्वारा शामिल कर लिया गया था ऑपरेशन के द्वारा। ऑपरेशन पोलो है शायद उसका नाम, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित अब हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? बहुत बार पूछा है ये, यूपीएससी बीपीएससी हर जगह पूछता है ये। यूपीपीसीएस में पूछा है। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, तटस्थता, उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्ण स्वतंत्रता मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करेंगे हम। ये कांग्रेस का पक्ष था। कथन कारण दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी,
दोनों ही असत्य हैं, कोई सहयोग प्रदान नहीं किया, ना ही उनको कोई आशा थी। इसीलिए तो बार बार बहुत सारे कमीशन आ रहे थे, है ना, अगस्त प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन, ये सब जो पढ़ते हैं इसीलिए आए थे। कथन कारण दिया कि 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। इसका कारण क्या था कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन और कारण दोनों सही है। मैंने पहले ही बताया कि हमसे बिना पूछे ही हमें युद्ध में शामिल कर दिया गया था। लॉर्ड निलिथिगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया कि भारत भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया है। कब शुरू हुआ था? 3 सितंबर 1939 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्यों दिया था? तो इसका क्या आंसर होगा? कांग्रेस के अन्य 4 प्रांतों मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय बिल्कुल नहीं। उन प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिकता थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई सा भी सही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ ये पूछा है आपसे, तो 1945 में, जब जापान पर 2 आइटम बम गिराए गए उसके बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका कार्यकाल क्या है? 1940 से 45 तक रहा था विंस्टन चर्चिल का। पाकिस्तान की मांग से संबंधित अब क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। पाकिस्तान की मांग से संबंधित पहला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खां, सर लगे हुए इन सब के नाम में, M.A. जिन्ना, चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। इसका क्या आंसर हो जाएगा? चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था रहमत अली। अपने पत्र जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर में प्रस्तुत किया था उसने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था सबसे पहले? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, लियाकत अली खान ने। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सर मोहम्मद इकबाल ने। कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर, ये खुद कन्वर्टेड मुस्लिम थे, सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने वर्ष 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था कि यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमान को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी यह इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर एक उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिम भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है ना। तो इन्होंने ही सबसे पहली बार विचार दिया था, इकबाल ने। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो मोहम्मद इकबाल हो जाएगा इसका आंसर। वैसे 2 नेशन थ्योरी का जन्मदाता कई सारे जगह पर सर सैयद अहमद खान को भी माना जाता है। 1930 में मुस्लिम लीग ने इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम मांग की थी। 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, इसको भी याद रखना, 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसको भी किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें क्या दिया है पढ़ देता हूँ मैं कि 20 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो 22 से 24 मार्च मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसी बार पहली बार बोला गया था कि अलग राष्ट्र के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, और फिर अलग राष्ट्र बन भी गया इनका। निम्नलिखित में किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो मैंने कल भी बताया था, सरोजिनी नायडू कभी कभी भावुक हो जाती थी। उन्होंने इरविन को साधु कह दिया था और मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, सरोजिनी नायडू। ये उन दिनों की बात है जब जिन्ना बाल गंगाधर तिलक के वकील हुआ करते थे और उसमें सेकुलर राजनीति के चेहरा थे भारत में। 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता से कहा था कि हाँ, मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। इसके बाद मेजर ऑक्सबर्डी गोर ने पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच में भेदभाव को जल्दी से जल्द दूर कर देना चाहते हैं? जिसके उत्तर में जिन्ना ने कहा कि हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब वह दिन आएगा, है ना। इनके जवाब सुनते रहो। इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग ने एवं कांग्रेस के मध्य समझौता कराने मोहम्मद अली जिन्ना के महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजिनी नायडू ने उनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, व्यक्त किया गया था किसके द्वारा? ये किसने बोला था? बेहतरीन लाइन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा, कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं।
देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1940 का लाहौर के वार्षिक अधिवेशन। अगला स्टेटमेंट है कि असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। वे सदैव डायरी रखते थे। किस तरह का क्वेश्चन है? डी आंसर इसका गलत है ना? गलत ही तो पूछा है ना, इसको पढ़ देता हूँ। हाँ, सही नहीं है, इसके बारे में ये गलत पूछा है। ये यूपी ही ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, अजीब क्वेश्चन है ना। जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। 23 मार्च 1940 को बता ही दिया, बाकी सारा तो। और पाकिस्तान के प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक कृषक प्रजा पार्टी वाले, बंगाल वाले, खलीकुज्जमा का काफ़ी हाथ था। मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे तथा उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ पर हुई थी? अभी कुछ देर पहले ही मैंने पढ़ा, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में पहली बार अलग देश की मांग स्पष्ट हुई थी। 1940 में उन्होंने बोला था कि अब तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और स्रोत दिया है इसने आर.सी. मजुमदार के हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, है ना। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? मोहम्मद अली, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद जिन्ना, रहमत अली, खफी खान। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। बीपीएससी 2017 क्वेश्चन है, रहमत अली ने लिखा था नाउ और नेवर। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था कब? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ऊपर वाले का मैं जरा एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, इसमें बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ, पढ़ देता हूँ। मुस्लिमों के लिए पृथक देश होमलैंड के प्रथम बार एक निश्चय अभिव्यक्ति 1930 के मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन में की, इकबाल के अध्यक्ष भाषण में। ये तो सबको पता है, अभी पढ़ दिया था मैंने। इसका स्रोत ये था। और जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर नाम से वितरित अपने पैम्पलेट में किया था, है ना। तो रहमत अली वहाँ जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का था छात्र, उसी ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का भी ईजाद किया था। ब्रिटिश भारत के 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नाम के अंग्रेजी प्रथमाक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। ये इकाइयाँ थी पंजाब, पी फॉर पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, है ना, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। तो ये सारे के नाम मिलाकर पाकिस्तान शब्द इन्होंने गढ़ा था। जबकि 22 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में हुए मुस्लिम लीग अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो ये इसको पढ़ दिया मैंने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था कब? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ऊपर वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। 1940 वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव रखा था खलीकुज्जमा ने। ओके, खलीकुज्जमा ने इसका अनुमोदन किया। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलीकुज्जमा की विशेष भूमिका थी। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिकंदर हयात खां। इनमें से सिकंदर हयात खान हो जाएगा। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, तो लाहौर का अधिवेशन 1940 और क्या था? मार्च 1940 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में रखा? लाहौर अधिवेशन। वह कौन सी तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, पता होना चाहिए। 23 मार्च 1943 को, 1943 में मनाया था पाकिस्तान दिवस, 23 मार्च को। अधिवेशन 1940 हुआ था और ये तो पता ही है। 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई और इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया, है ना। तो पता चल गया 23 मार्च 1940 को। 1940 में पहली बार जब वो प्रस्ताव पारित हुआ था, 1943 में उसी की स्मृति में 3 साल बाद इन्होंने पहली बार पाकिस्तान दिवस मनाया। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। सी आंसर हो जाएगा। 18 और अगला चलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आ गए। इससे संबंधित क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन तक आज हम जाएंगे। भारतीय महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही किसको चुना गया था? तो कौन हो जाएगा? विनोबा भावे। और दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ओके, 17 अक्टूबर 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। अगला क्वेश्चन बीपीएससी का है, 65वीं बीपीएससी 2019 का, कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? ये पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, विनोबा भावे जी। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो इसका आंसर ए, विनोबा भावे हो जाएगा तीसरे का।
चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे का प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पांचवा है कि सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? बेहतरीन क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। देखो, सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की? तो विनोबा भावे जी ने किया था। सर्वोदय शब्द का सबसे पहली बार यूज किसने किया था? तो M.K. गांधी जी ने किया था। ओके, और सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सबका उदय। क्रिप्स मिशन 1942 से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो 1942 ईस्वी में आया। सबसे पहले का बी हो जाएगा, इसको पढ़ देता हूँ मैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन से देश? अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए 1942 में भारत आया था। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स लाए थे, सम्मिलित थे, उसमें क्या सब सम्मिलित था? कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, कि सब प्रांत और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। तीसरा है कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। चौथा है कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो क्रिप्स प्रस्ताव में इनमें से कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सारे चारों के चारों ही शामिल थे। इस चारों को याद रखना, पूछता है कई बार, और यही थे ये चारों जो अभी दिया हुआ है। और इसमें एक और क्या था मैं बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ इसको। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा, इसको इसी के आधार पर नहीं माना गया था। इसको भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजबारे के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे, वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा, है ना। और अलग से संविधान बनाने की भी उनको दी गई कि प्रांत अगर चाहें तो अलग से संविधान बना सकते हैं। मतलब भारत को तोड़ने की पूर्ण रूप से थी योजना। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों का प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा, लेकिन रक्षा मंत्रालय का ब्रिटिश नेतृत्व के पास ही होगा, है ना। ये था इसमें प्रस्ताव। अगला है कि 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। तो इसका आंसर सबसे करेक्ट क्या हो जाएगा? बी आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, इसका क्या होगा? इसका आंसर सी है कि नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये इसका कोई इससे संबंध नहीं था। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स योजना की यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा? भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। डी आंसर हो जाएगा। IAS प्री 2016 क्वेश्चन है। किस दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर, किनकी दृष्टि में किसने कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक? ये किसने कहा था? इसको क्या हो जाएगा आंसर? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ओके, और BPSC द्वारा जारी उत्तर में महात्मा गांधी दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर महात्मा गांधी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया था। अगला है कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए क्रिप्स प्रस्ताव के प्रावधान सम्मिलित थे। कौन कौन सा चीज़? भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? 7 का बी होना चाहिए। देख लेता हूँ मैं आंसर, और रुक जाओ, 7 का बी ही है। हाँ, 7 का बी है, केवल 2 सही है। 8वां है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था, है ना। तो 1942 के समय तो कौन था उस समय प्रधानमंत्री? विंस्टन चर्चिल ही होगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय तो यही था। निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, BBI टाइप का क्वेश्चन है ये। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, आचार्य JB कृपलानी, C राजगोपालाचारी, पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद किदवई। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? 9 का आंसर दिया है C, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद इसके कांग्रेस रूप से आधिकारिक वार्ताकार थे क्रिप्स मिशन के। 10वां है कि निम्नलिखित में किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड लिनिथगो ने कहा था। लॉर्ड लिनिथगो ने कहा था, और इसका कार्यकाल भारत में 1936 से 1943 तक रहा था, वायसराय। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा तथा तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा है कि उस समिति के अध्यक्ष कौन थे जब पहली बार गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी।
और इससे प्रीवियस वीडियो जरूर जाकर देखना, है ना, बहुत सारा है इससे पहले कि मैं सारा करवा चुका हूँ। जितने भारत विद्रोह हुए हैं, कांग्रेस हुए हैं, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा बी। बीपीएससी के लिए 500 क्वेश्चंस के सेट करवाए हैं मैंने 2 वीडियो में, 10 सेट हैं 5 क्वेश्चन के, उसको भी जाके देख लेना। पहला का आंसर हो जाएगा बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी उसके अध्यक्ष थे उस समय। 1942 में हुई कांग्रेस समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था। भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी ने ही की थी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर पारित किया गया था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वर्धा में पारित किया गया था 14 जुलाई 1942। इस डेट को याद रखना। प्रस्ताव कब पारित हुआ है? 14 जुलाई 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? ये पूछा है आपसे। तो 1942 के समय भारत का सेनापति कौन था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ लॉर्ड वेवेल था, जो कि बाद में 1943 के बाद भारत का वायसराय भी बना था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। देखो 8 अगस्त 1942 को भाषण चला बम्बई के ग्वालियर टैंक में, सबको पता है। और उसके बाद 9 अगस्त से क्रांति शुरू हो गई थी। 8 अगस्त को इस सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अगर आपसे ये पूछता है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था, तो किसी भी नेता ने नहीं किया था, जनता ने खुद से अपना इसमें नेतृत्व किया था। ओके, हाँ, कांग्रेस के समाजवादी जो थे वो क्या बोलते हैं उसको, गुरिल्ला युद्ध पद्धति से जरूर इसमें समर्थन कर रहे थे। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 48 और 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको पढ़ देता हूँ मैं। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। इसको भी आप लोग याद रखना, पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। 1942 में आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास में था, लेकिन समूचे देश इससे तारीख इसमें अवश्य थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई किस मैदान में पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर टैंक मैदान में। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सी आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बम्बई से शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ पर शुरू किया था? बम्बई से। 9वां है कि भारत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1942 हो जाएगा। 9 का बी हो जाएगा आंसर। प्रस्ताव कब पेश हुआ था? तो जुलाई में। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था अगस्त 1942 में। इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, इसलिए अगस्त क्रांति के नाम से भी भारत छोड़ो आंदोलन का जाना जाता है। और गांधी जी ने करो या मरो का नारा 8 अगस्त को ही दिया था। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, राजसी रियायतों के राजाओं को अपनी जनता के प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? आईएएस का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 सही है। उन्होंने क्या सब कहा था, मैं पढ़ देता हूँ। सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे। तो ऊपर में क्या लिखा होता? नौकरी छोड़ने नहीं, नौकरी नहीं छोड़ने, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करें, न कि अंग्रेजी सरकार। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय का दृढ़ रख सकें। अगर आज़ादी तक आप पढ़ाई छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। राजा महाराजा भारतीय राजा जनता के प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दें। और राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। इसका आंसर केवल सी होगा। यह कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे या किससे जुड़ा हुआ है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सारे स्टेटमेंट याद रखना, डायरेक्ट पूछता है ये। ओके, और संपूर्ण आज़ादी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधन के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं तो आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। 8 अगस्त को ही उन्होंने कहा था।
उन्होंने क्या कहा था, या तो हम भारत को आज़ादी दिलाएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, अपना प्राण दे देंगे। करो या मरो का नारा दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। 13 का डी, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। और फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका 15 का भी डी हो जाएगा। गांधी करो या मरो का आह्वान का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव पूछा है आपसे। और 2 ऑप्शन दिया है, साइमन कमीशन रिपोर्ट, अवेबल योजना। तो क्रिप्स प्रस्ताव के प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था कि तुम हमें अभी भी डोमिनेंट स्टेटस देना चाहते हो। क्रिप्स प्रस्ताव जब असफल हो गया था उसके बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है। यह आंदोलन अहिंसक था, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, इसके सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी होना चाहिए सबसे अच्छा आंसर, है ना। इसको पढ़ देता हूँ मैं। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चय अहिंसक नहीं था। सरकारी अकालों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्तों में 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए, क्षतिग्रस्त हुए। और महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था, है ना। अतः विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर में विकल्प बी को सही प्रदर्शित किया गया। देखो इसका सबसे सटीक आंसर मैंने पहले ही बोला था, इसका आंसर बी होगा, है ना, कि महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किया था। ये गलत है, किसी ने भी नेतृत्व नहीं किया, स्वतः प्रवर्तित आंदोलन था। अगर सी सही होगा तो बी कैसे सही हो सकता है ना। तो इसलिए इसका आंसर बी होगा करेक्ट। आप बी ही मार के आना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी जी ने। वैसे अगर इसमें ई ऑप्शन रहता तो वो सबसे सटीक होता, किसी ने भी नेतृत्व नहीं किया था। बीपीएससी महात्मा गांधी मांगती है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया, और यह एक अहिंसा का आंदोलन था, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो इसका आंसर क्या दिया है, इस प्रश्न का सही उत्तर ए और सी दोनों को सही माना है। तो महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था, वो सही है, और यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये भी सही माना है इसने, है ना, गलत माना, तो गलत ही पूछा है ना। कहाँ गया, ये रहा। तो ये भी गलत है और सी भी गलत है। एक अहिंसक आंदोलन नहीं था, हिंसक आंदोलन था। और ऊपर वाले स्टेटमेंट में भी क्या था, ये एक अहिंसक आंदोलन था, तो यहाँ भी ये गलत है। लेकिन सबसे इसमें गलत होगा कि बी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। और एक ऊपर वाले में देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर जब भी आयोग मानती है ना, तो बी को ही मानती है कि महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया था इसका। निम्नलिखित में किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उपयुक्त सभी। और इस समय डॉक्टर अंबेडकर और मुस्लिम लीग, इन सब में से किसी ने भी समर्थन नहीं किया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए.के. आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 1942 में 8 अगस्त को बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार पटेल ने समर्थन किया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश ही किया गया था। ये 1942 से कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था। किसने प्रस्तावित किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावित किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी जी ने। ओके, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। करो या मरो तो महात्मा गांधी जी ने भाषण में अपने कहा था, ये नारा दिया था पहली बार यूसुफ मेहर अली ने। 26 है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद जी। भारत छोड़ो आंदोलन फल था किसका, क्रिप्स प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य का। तो ये सही है। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और गांधी जी के लेखों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का। AICC द्वारा अगस्त 1942 में प्रस्ताव पारित करने का, ऑल इंडिया कांग्रेस द्वारा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी, 1, 2, 4 सही है। गांधी जी द्वारा हिंसक प्रस्ताव कभी पेश ही नहीं किया जा सकता है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। मैं दिखा देता हूँ आपको स्टेटमेंट। पहला है क्रिप्स प्रस्ताव के असफलता का, दूसरा है भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, ये भी था सही एक।
और तीसरा है कि AICC द्वारा अगस्त में जो प्रस्ताव पारित किया गया। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? इसका सी हो जाएगा उषा मेहता ने। 30 नंबर है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस लिए थी? इन्होंने भूमिगत रूप से रह के गुप्त रूप से रेडियो को संचालित किया था। तो इसमें हमने 103 क्वेश्चंस करीब में प्रैक्टिस कर लिए, 103 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर दिया हमने। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सारे क्वेश्चन आएंगे। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना, लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।